नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी विषय भूगोल क्लास 7 चैप्टर 3 जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो पृथ्वी के अंदर की जो घटनाएं होती हैं उसमें से कुछ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित होता है। ये पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं जो मूव करती रहती हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो क्या कहते हैं इनको? स्थल मंडलीय प्लेट, लिथोस्फीयर प्लेट कहा जाता है। ठीक है, ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो प्रत्येक वर्ष में कुछ मिलीमीटर ही ये लोग इधर उधर मूव करते हैं। तो पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है जो मैग्मा भी घूम रहा है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है, मतलब सर्कुलर शेप में घूमता रहता है। जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो चक्रवात जैसे आते हैं वो एक सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी मैग्मा भी घूमता रहता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। परिवर्तन क्या होता है? तो पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है जिसके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं जो कभी धीमी होती है। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह अत्यधिक हानि होती है। तो सतह पर जो आकस्मिक गतियां होती हैं उनके कारण कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। ठीक है, हो सकती क्या है? होती ही है एक्चुअल में। ये जैसे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो ये इसका कहीं ना कहीं रीज़न आंतरिक गतियों के कारण ही होता है। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलते हैं। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन होता है। तो यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। मतलब ऊपर जहाँ पर सबसे पहले महसूस होगा भूकंप उसे अधिकेंद्र, एपिसेंटर कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, मतलब इधर उधर जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो नॉर्मली ये मैप देख रहे हो, फोटो देख रहे हो जो, उसमें ये सारी चीज़ें तुमको दिख जाएंगी, कौन सा उद्गम केंद्र है, कौन सा अधिकेंद्र है, एपिसेंटर है। या कभी न्यूज़ सुनते होगे तो देखो उसमें भी यही आता है कि एपिसेंटर इस जगह पर है। तो एपिसेंटर मतलब पृथ्वी के ऊपर जहाँ पर पहली बार भूकंप आया। तो इसमें 3 तरीके की तरंगे उत्पन्न होती हैं। पी तरंगे जिसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे जिनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और एल तरंगे जिनको पृष्ठीय तरंगे कहते हैं। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी की जो गतियाँ होती हैं अंतर्जनित और बहिर्जनित, उसका कुछ डायग्राम है, ये देख लो। उसमें क्या है कि आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, और बहिर्जनित में अपर्दन और निक्षेपण। आकस्मिक बल के कारण भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और पटल विरूपण के कारण पर्वत निर्माणकारी बल। अपर्दन और निक्षेपण के कारण नदी या बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंगे या हिमनद। तो ये क्या क्या होते हैं इसके अंदर इन बलों के कारण, ये दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें से कुछ चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने तुम लोगों को अभी भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में बताया। तो भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो उसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। तो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीके से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रामीण स्तर पर लोगों को पता चल सकती हैं। जैसे कुत्ता रोता है, जैसे हम लोग मानते हैं कुत्ता रोता है, तो कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्योंकि वो तरंगें जानवरों को जल्दी सुनाई देती हैं। तो अभी मैंने जैसे बताया पी, एस और एल वेव्स। तो भूकंप का मापन किस तरीके से किया जाता है? एक उसका यंत्र होता है जिसको भूकंप लेखी कहा जाता है, सिस्मोग्राफ कहा जाता है।
भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में नापी जाती है, जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7 और अथवा और अधिक होती है वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। तो याद रखो 2.0, 5.0, 6.0 और 7.0। ये क्वेश्चन कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कभी कभार आजकल पूछ लेते हैं इस तरीके से कि भूकंप के बचाव की तैयारी किस तरीके से होती है, तो कहाँ पे आश्रय लोगे। तो उसका सबसे सिंपल आंसर ये होता है कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने पर जो सुरक्षित स्थान होते हैं। हालांकि रसोई में थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि वहाँ गैस भी होती है, तो मेज के नीचे बहुत सेफ स्थान माना जाता है। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से, इन सब से क्या दूर रहना चाहिए, इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें घटनाएं ज़्यादा और गंभीर हो सकती हैं। ठीक है, तो अब मुख्य स्थलाकृतियाँ मतलब क्या होती हैं स्थल में जो अलग अलग आकृतियाँ। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। विघटित मतलब कम होती रहती है। और अपक्षय अपरदन इरोजन और वेदरिंग है। पृथ्वी की सतह पर सैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है, मतलब टूट टूट के धीरे धीरे गिरते चले जाना। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं जो अलग अलग आकृतियां होती हैं। अब नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। दृश्य मतलब जो हमें दिखाई देती है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात मतलब वाटरफॉल। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? यह है वेनेजुएला, दक्षिणी अमेरिका में, जिसका की नाम है एंजल जलप्रपात। ठीक है, ऐसे ही जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर भी स्थित है। कौन सा? बहुत फेमस है नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा जलप्रपात। अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। कौन सा? विक्टोरिया जलप्रपात। तो ये बहुत फेमस जलप्रपात हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। विसर्प मतलब जो सांप के आकार की संरचना, जब सांप चलता है टेढ़ा मेढ़ा, उस तरीके की जो संरचना होती है उसे विसर्प कहते हैं। ये सामने दिख भी रहा होगा। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होता रहता है। मतलब जो मिट्टी कटती चली जाती है या जो दूसरी मिट्टी पीछे से आ रही है वो इकट्ठा होती चली जाती है, तो उसको अपरदन और निक्षेपण कहते हैं। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। दिख रहा होगा चाप झील। तो ये जो किनारा है क्या हुआ, धीरे धीरे कटता चला गया और नदी से अलग होता चला गया, जिसके कारण वहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। तो कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तो ये बाढ़ आने का भी कारण क्या है? जो उसका मार्ग है उससे वो बाहर की तरफ चली आई है। तो बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ठीक, अवसाद मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल आया है। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। मतलब जो उठा हुआ स्थान होता है उसे तटबंध, जिससे कि जो नदी का पानी है वो सामान्य रूप से बाहर की तरफ ना आए। तो समुद्र तक पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा होता जाता है और नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। जब भी नदी समुद्र से मिलेगी, तुमने देखा है कि क्या होता है, वहाँ पर इसका निर्माण हो जाता है, डेल्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
तो हालांकि डेल्टा जब मिलता है उसके भी पहले बहुत छोटी 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 पार्ट्स में नदी बढ़ जाती है, जिसे बोला जाता है वितरिका कहा जाता है, ठीक है। और डेल्टा भी उसी बड़े मुख्य नदी वितरिका और जहाँ समुद्र से मिल रही है उस बड़े से क्षेत्र को फिर डेल्टा बोला जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो ये सामने जो तुमको दिख रहा है ये वितरिका, मुख्य नदी और डेल्टा का ही निर्माण हो रहा है। अब समुद्री तरंग, समुद्र में भी तरंग चलती है, तो समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, मतलब जो अगल बगल पहाड़ हैं उनसे टकराती रहेंगी, जिससे दरार विकसित हो जाती है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसमें जो किनारे की शैल हैं या फिर समुद्र के अंदर शैल हैं, इनको समुद्री गुफा कहते हैं। ये देखो सामने दिख रहा है, तो क्या है, एक सैल में नीचे लगातार उसमें मारते चले गए, समुद्र का धाराएं मारती चली गई, जिसके कारण वहाँ छिद्र हो गया, जिसके कारण उनको गुफा का रूप ले लिया। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं, ठीक है। ये सामने सब दिख रहा है तुम लोगों को। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। देखो पीछे दिखाई दे रहा जो है वो एक खंबा सा बना हुआ है, उसको बोला जाएगा स्टैक, क्योंकि बीच वाला पार्ट जो है वो टूट चुका है। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं, ठीक। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। अलग अलग टर्म्स हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करना है। हिमनद के कारण, हिमनद क्या होते हैं, ये जहाँ पे बर्फ़ गिरेगी वहाँ से निकलेंगे। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूसदृश्य का अपरदन करती रहती हैं। मतलब जो बर्फीली नदियां हैं वो लगातार नीचे से मिट्टी भी अपने साथ आगे की तरफ लेती चली जाएंगी। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से इन गर्तों में जल भर जाता है। गर्त मतलब जो खाई जैसी है, वहाँ पर जाकर बर्फ़ जो है पिघलकर जमना शुरू हो जाएगी और वे सुंदर झील बन जाती हैं। ये भी क्लियर है कि वहाँ पे जब पानी इकट्ठा होगा तो झीलों का निर्माण होगा। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते रहते हैं और ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हिमनद हिमोड़ क्या होते हैं, हिमोड़ भी वही जो वेस्ट मटेरियल होगा वो एक जगह का इकट्ठा होता चला जाएगा, जिसको हिमनद हिमोड़ कहा जाएगा। अब पवन के क्या कार्य होंगे, तो पवन तो हमें हवा देगी, सीधी सी बात है, लेकिन नहीं, दूसरी जगह कुछ इसका अलग भी प्रभाव दिखाई देगा। जैसे रेगिस्तान में, रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। छत्रक शैल बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी छत्रक शैल क्या होते हैं। तो क्या है कि ये मशरूम के तरीके से क्या होगा, ऊपर का रहेगा भाग और नीचे का जो है घटता चला जाएगा हवा के कारण, जो कि छत्रक मतलब छाते नुमा या मशरूम के शेप में बन जाते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटते हैं, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होता है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है और जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर तक ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इन्हें लोयस कहते हैं। चीन के विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन में है बहुत बड़े स्थान जहाँ पे लोयस निक्षेप पाया जाता है। तो लोयस क्या है कि बालू कण विस्तृत क्षेत्र में फैल गए हैं, जिसको कि लोयस कहा जाएगा, ठीक। तो ये हम लोगों का चैप्टर था 3rd। अब इसमें से क्वेश्चन मैंने बीच बीच में तो बताए हैं, लेकिन फिर से सुन लो कि क्या क्या हो सकता है। प्लेटें क्यों घूमती हैं, बहिर्जनिक व अंतर्जनिक बल क्या है,
अपर्दन क्या है, निक्षेप क्या है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या होता है, समुद्री पुलिन क्या होता है, स्टैक क्या होता है, चाप झील क्या होती है, बालू से जो निर्माण होने वाला लोयस है वो क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये इससे पूछे गए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पूछे नहीं है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।